लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने बियो-सावर्ट्स लॉ कर लिया था। अब करते हैं उसके एप्लीकेशन ऑफ बियो-सावर्ट्स। तो कई सारे एप्लीकेशन, लेकिन आपको जो लोग करने हैं पहले उनके नाम लिख देते हैं। हमें पता लगाना होगा कैपिटल बी ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल के लिए पता करेंगे तो लूप के लिए अपने आप पता हो जाएगा। देखो अगर लिखा है क्वाइल, इसका मतलब है जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स वो ग्रेटर देन 1। अगर लिखा हुआ है लूप तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो इज इक्वल टू 1। और जो क्वाइल होगी वो सर्कुलर होगी आपके अपने बोर्ड सिलेबस में। और बोर्ड सिलेबस की जो क्वाइल होगी ना, उसके हर फेरे का जो रेडियस होगा वो एक जैसा होगा। जबकि आपके अपने कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, क्वाइल ऐसी होगी। तो 2 से 3 प्रॉब्लम आप इस तरीके की एससी वर्मा में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वाइल का पहला वाला फेरा है वो अलग रेडियस का है, दूसरा वाला टर्न है वो अलग रेडियस का है, तीसरा वाला अलग रेडियस का है। ये हो गया आपका एक अलग केस। अभी जो हम डील करने वाले हैं वो पहले बेसिक कर लिया जाए, फिर इसको भी देख लेंगे बाद में। अभी जो हमारे पास में क्वाइल होगी, अगर आपने उसका एक फेरा बनाया वायर को मोड़ करके, तो एक टर्न आपने बनाया और उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। जो अगला टर्न होगा उसकी रेडियस में कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्न होगा उसकी रेडियस में कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग अभी यहाँ पर इस क्वाइल की बात करेंगे, लेकिन उस पर भी नज़र रखेंगे जो मैंने अभी डिस्कस किया। और अगर एक टर्न है तो वो लूप बन जाएगा। और क्या पता करना होगा? B ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इसका पता लगाएंगे। और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या तो इनफाइनाइट लेंथ का होगा या फिर फाइनाइट लेंथ का होगा, तो दोनों का ही पता करेंगे। इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो भी पता करेंगे और फाइनाइट लेंथ का होगा तो भी पता करेंगे। और ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बियो-सावर्ट्स में और ऑर्स्टेड के उसके पहले ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट ने ये बता दिया था कि जो करंट कैरिंग वायर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड देता है, और उससे आपने लाप्लास की हेल्प से बिकॉज ऑफ द चार्ज कितनी वैल्यू मिलती है, और बियो-सावर्ट्स से बिकॉज ऑफ द करंट कैरिंग वायर कितनी वैल्यू मिलती है फील्ड की, आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाइल के लिए। कैपिटल बी का पता लगाते हैं ड्यू टू करंट कैरिंग क्वाइल। कैपिटल बी ड्यू टू करंट कैरिंग क्वाइल एट सेंटर, एट इट्स सेंटर। इसके सेंटर पर पहले इसको पता करें, फिर एक्सिस पे भी पता करेंगे। पहले सेंटर, कैपिटल बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग क्वाइल एट इट्स सेंटर। तो बना लिया जाए पहले क्वाइल, एक टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, ऐसे कई सारे टर्न है इसके पास। तो इसके पास जो टोटल टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स, वो n, और हर टर्न की जो रेडियस है, ईच टर्न रेडियस, वो कैपिटल R। और जो करंट है इसमें वो I। करंट I फ्लो कर रही है।
बियोट-सावर्ट्स लॉ अप्लाई कैसे करते हैं? कहते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट ले लो और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। बियोट-सावर्ट्स लॉ का जो वर्किंग वे है वो ये है, dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। वेक्टर में अगर आप लिखोगे तो dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर बाई आर। तो पहले हमें यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, करंट एलिमेंट, और उसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। चलो हमने मान लिया कि छोटा सा एलिमेंट लिए, करंट की जो डायरेक्शन है वो ये है फ्लो की। तो छोटा सा एलिमेंट होगा उसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है। तो फ्लो करते हुए जब करंट यहाँ पहुँचेगा, आइडियल की डायरेक्शन वैसी ही होगी जैसे कि हमने दिखाई है। तो पहले छोटा सा एक करंट एलिमेंट लेते हैं आइडियल, उसके बाद उस करंट एलिमेंट से उस जगह तक का पोजीशन वेक्टर जहाँ पर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर आप कंपास रखे होंगे, तो कंपास तो केवल ये बताएगा कि फील्ड है कि नहीं है, कितनी ताकत की फील्ड है ये तो बियोट-सावर्ट्स लॉ बताएगा। तो सेंटर पर फील्ड चाहिए, करंट एलिमेंट से उस जगह तक का पोजीशन वेक्टर यानी कि आर, पोजीशन वेक्टर आर। ध्यान से आप अगर देखें तो पोजीशन वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या वो रेडियस ऑफ कॉइल के बराबर होगा? बोलो भाई। तो रेडियस ऑफ, और वैसे जो आदत थी वो हम लोगों की ये थी कि इसके मैग्नीट्यूड को हम स्मॉल आर से लिखा करते थे। क्यों भाई? पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको कैसे लिखते थे? आर से, और ये बराबर होगा रेडियस ऑफ कॉइल के, और जो कि कैपिटल आर के बराबर। तो फार्मूला अप्लाई किया जाए, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन 90 बाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। सारी चीजें अप्लाई कर दें। स्मॉल आर का मतलब है मॉड ऑफ आर, एंड दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉइल, दैट इज कैपिटल आर। एंड व्हाट इज थीटा? आइडियल और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल। नाउ चेक द सिचुएशन, आइडियल ये है, पोजीशन वेक्टर ये है। क्या आपको ज्योमेट्री ये बताती है कि आपस में 90 होते हैं? यस सर। तो ये छोटा सा जो आइडियल लुक्स लाइक ए टेंजेंट, और टेंजेंट और ये क्या है? रेडियस। तो रेडियस ने टेंजेंट से हमेशा क्या बनाया? 90 बनाया, तो साइन 90 हो गया। dB बराबर आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। तो ये जो रिजल्ट आया है ये तो आपने छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाला है। पूरे कॉइल की वजह से क्या है? यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो छोटी सी वैल्यू पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट कभी नहीं रहते, बाहर चले जाते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आई बाई आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो करंट फ्लो कर रही है स्टेडी स्टेट है, करंट समय के साथ कोई बदल नहीं रही है, तो करंट आई कांस्टेंट है। और जो कॉइल का रेडियस है वो भी नहीं बदल पाएगा, तो वो भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन के अंदर केवल डीएल रहेगा। अकेले डीएल का मतलब है छोटी सी लेंथ, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब क्या है? पूरी लेंथ। तो नाउ व्हाट इज पूरी लेंथ? गलत। अरे 2 पाई आर तो केवल एक फेरे की लेंथ होगी, पूरी लेंथ हो जाएगी n इंटू 2 पाई आर। क्योंकि अगर केवल 2 पाई आर लिखोगे वो तो एक टर्न का, एक चक्कर का लेंथ होगा। कितने चक्कर है? n इंटू 2 पाई आर। रीअरेंज कर लो। मैं इस फार्मूले को 4 ब्रैकेट में कन्वर्ट करता हूँ। पहले ब्रैकेट में म्यू नॉट बाई 4 पाई, दूसरे ब्रैकेट में आई बाई रेडियस, तीसरे ब्रैकेट में n, और चौथे ब्रैकेट में 2 पाई। ये इसके पीछे रीजन है कि मैं 4 ब्रैकेट में इसको क्यों करता हूँ। देखो, अगर लूप की बात करते हो, फॉर लूप, n बराबर क्या हो जाएगा? 1। एक केस तो ये हो गया।
लूप के लिए जाना है तो आपका ये जो है n बराबर 1 हो जाएगा। इस रिजल्ट को जो ये सामने दिख रहा है, इसको अगर हम ऐसे तैयार करें, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई रेडियस, साथ में ये n, और जो ये 2 पाई है ना, इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लें। व्हाट इज 2 पाई? तो 2 पाई है एंगल फॉर्म बाई क्वाइल एट सेंटर। सही है? ये पूरा पूरा सर्कुलर क्वाइल सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई। तो यहाँ पे 2 पाई। मान लो ये क्वाइल आधा होता, कितना एंगल बनाएगा? पाई। तो यहाँ पे 2 पाई ना आगे क्या है? पाई। अगर ये क्वाइल जो है 1/4 पार्ट है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? पाई बाई 2। क्लियर? तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है, समझना बात को। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है कि भाई वायर को मोड़ रहे थे, इतना ही मोड़ पाए, पूरा नहीं बदल पाए। तो अगर ये पूरा बदल जाता तो क्या बनता? लूप, सर्कुलर लूप। क्वाइल भी कह सकते हो, अगर नंबर ऑफ टर्न एक से ज्यादा है तो आप क्वाइल कह सकते हो। नथिंग से स्पेशल तो हमेशा क्या मानेंगे? लूप। अगर ये पूरा बन जाता तो वो क्या कहलाता? सर्कुलर लूप। लेकिन अभी ये क्या कहलाएगा? सेक्टर। क्योंकि ये पूरा तो बदला नहीं है, ये क्या बनेगा? सेक्टर। तो हमारे पास में एक वायर था जो कि लूप बनाना चाहता था, और इसमें जो करंट थी वो आई थी, और जो ये सेंटर है इसका, इसने यार 60 डिग्री का एंगल बनाया, सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाया, और जो ये रेडियस है वो a, स्मॉल ए रेडियस है। बताइए यहाँ पे फील्ड कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपकी जो ये वाली सोच है वो काम आएगी। लिखते हैं फार्मूला। d इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में म्यू नॉट बाई 4 पाई, दूसरे ब्रैकेट में i बाई रेडियस, तीसरे ब्रैकेट में फेरों की संख्या 1 हो गई, और चौथे ब्रैकेट में क्या लिखें? 60 डिग्री में रेडियन बनाओ, पाई बाई 3। ठीक है, नोट करिए। तो क्या मिल चुका है हम लोगों को रिजल्ट? एट सेंटर ऑफ क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू है 4 ब्रैकेट्स म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई रेडियस, नंबर ऑफ टर्न्स, और यहाँ एंगल फॉर्म बाई क्वाइल एट सेंटर। ये मिल जाएगा। डायरेक्शन ऑफ B कैसे निकालोगे? डायरेक्शन ऑफ B एट सेंटर ऑफ क्वाइल, वैल्यू तो निकल जाएगी ऊपर फार्मूले से। डायरेक्शन कैसे निकालोगे सेंटर ऑफ क्वाइल? इसके लिए यूज करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में जो फिंगर्स है, ऑल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड सेट, ऑल फिंगर ऑफ राइट हैंड along flowing current, यानी आपकी फिंगर वैसे ही कर्ल होनी चाहिए, होनी चाहिए जैसे कि करंट फ्लो। तो आप इस वाले फार्मूले से वैल्यू निकाल लोगे। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे? ऑल द फिंगर्स, सेट ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग द फ्लोइंग करंट, और आफ्टर दैट थंब गिव डायरेक्शन ऑफ कैपिटल B। जैसे इस एग्जांपल में अगर यहाँ ये सेंटर है तो ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग द फ्लोइंग करंट, थंब हमारा अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी, इनवर्ड होगी। और अगर कभी मैग्नेटिक फील्ड कॉपी के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वो बाहर की तरफ है तो फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। आप देखो ना, साफ साफ एट सेंटर ऑफ क्वाइल लिखा हुआ है, वैल्यू ये है, डायरेक्शन क्या है क्वाइल में।
अब वो क्वाइल अगर कंप्लीट है या फिर सेक्टर फॉर्म में, दोनों में लगेगा। जैसे आप देखो ना, ये क्वाइल जो है या लूप आप कहते हो, ये भी कंप्लीट तो नहीं है, ठीक है, सेक्टर फॉर्म में तो एप्लीकेबल। जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए करते हैं, लेकिन अभी वो हो नहीं पाएगा क्योंकि स्ट्रेट वायर नहीं पड़ा हुआ, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा केवल डायरेक्शन का आइडिया देता है। मान लेते हैं कि हमने एक वायर को फोल्ड किया, कुछ इस अंदाज में फोल्ड किया, डॉटेड वाला पार्ट है, दैट इज नॉट द वायर, वो तो फॉर द ज्योमेट्री पर्पस लिया जाता है। अब इसमें ये करंट फ्लो हो रही है, आई वैल्यू की करंट फ्लो हो रही है। तो जो ये वाला पार्ट है वो सेक्टर है ना, इसमें आप ये वाला फंडा लगाओ, क्योंकि अगर ये कंप्लीट होता तो क्या बन जाता, लूप या कॉइल। तो अगर हम इस वाले पार्ट को पार्ट 1 कहते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस करंट इस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो V1 होगी, वो कैसी होगी, अंदर की तरफ। और जो ये वाला पार्ट है, इसके लिए अगर मैं इसको पार्ट 2 कह देता हूँ, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो V2 होगी, और वो कैसी होगी, बाहर की तरफ। और जो ये वाला पार्ट है वो कैसा है, सीधा। तो आपको बियो-सावर्ट्स लॉ में बता दिया गया था कि अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर के क्या है, अलोंग है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड तो मिलेगी नहीं। तो इस सीधे वाले पार्ट की वजह से यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, सिमिलरली इस सीधे पार्ट की वजह से भी यहाँ कुछ नहीं होगी। तो सेंटर पर दो फील्ड होंगी, वैल्यू तो निकल ही आएगी, और डायरेक्शन आप निकाल चुके हो, तो नेट फील्ड क्या होगा, दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज बोथ आर। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एट एक्सिस ऑफ कॉइल। कॉइल के सेंटर पर तो मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, कॉइल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये रही कॉइल, सिमेट्रिकल है, मतलब ऑल द टर्न हैविंग सेम रेडियस। ये रहा इसका सेंटर, सेंटर से जाने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर, जो कॉइल का अपना प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस। ये रही एक्सिस ऑफ कॉइल। सारे फीचर्स वही हैं जो अभी आप देख चुके हैं। कॉइल रेडियस है r, और ये फॉर ईच टर्न है, फॉर ईच टर्न। नंबर ऑफ जो टर्न है इसमें वो n है। करंट जो है वहां पर I है, फ्लोइंग करंट I है। I करंट फ्लो हो रही है। अब की बार आपने कंपास रखा है एक्सिस ऑफ द कॉइल, यहां रख दिया है कंपास। जो भी ये जज कर पाएगा कि फील्ड है कि नहीं है एक्सिस ऑफ द कॉइल, तो डिफ्लेक्शन आता है करंट से, पता चलता है कि एक्सिस पर फील्ड है, सेंटर पर फील्ड थी, वैल्यू निकाली जा चुकी है। एक्सिस पर जो फील्ड है, जो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को P नाम ले दिया, कॉइल के सेंटर को O नाम ले दिया, और जो OP है वो X है। X को कहेंगे, X है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉइल। ये तो हो गया X का हालचाल। अब हमें बियो-सावर्ट्स लॉ यूज करना है। उनका जो वे है, उनका जो तरीका है,
छोटा सा करंट एलिमेंट लो और उस छोटे से करंट एलिमेंट से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड का पता करो, उसके बाद पूरे के लिए क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। तो छोटा सा करंट एलिमेंट कहीं भी ले सकते हैं, हमने ये लिया करंट एलिमेंट छोटा सा। ये है छोटा सा करंट एलिमेंट आईडी। डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग ही आइडियल की डायरेक्शन होती है। तो करंट एलिमेंट तो आ चुका है, अब पोजीशन वेक्टर। तो करंट एलिमेंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक जो वेक्टर आता है वो पोजीशन वेक्टर बनता है। फॉर द सिंप्लिसिटी अब ये कंपास हटा देंगे। ये रहा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हो गया। आर, ये जो है वो रेडियस ऑफ द कॉइल, ये आपका एक्स है। अगर आप देखो पाइथागोरस थ्योरम से एक सिचुएशन दिखाई दे रही है कि मॉड ऑफ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मॉड ऑफ आर को सिंपली आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर इज इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ पावर। ठीक है, आगे जो कैलकुलेशन होगी वहां पे आर की पावर 3 मिलेगी हमको। आर की पावर 3 हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इक्वेशन बनाना। तो दो काम कर लिए हैं, एक तो छोटा सा एलिमेंट ले चुके हैं आइडियल, और पोजीशन वेक्टर भी आ चुका है विद डायरेक्शन। अब इस आइडियल से उस जगह पर जिसका नाम P है वहां कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। ये हो गया वेक्टर वाला स्टाइल, और वैल्यू वाला स्टाइल ये है आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज थीटा? थीटा इज दिस, कितना होगा ये, यानी ये जो आइडियल तुम्हें दिख रहा है और ये जो पोजीशन वेक्टर तुम्हें दिख रहा है, इन्हीं के बीच में जो एंगल बनता है थीटा, कितना होगा? पक्का 90 ऐसे ही होगा या समझ पा रहे हो 90 होगा? बोलो। सिचुएशन कुछ इस तरीके की है, थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये जो डायरी है वो सर्कुलर है नहीं सर्कुलर की, मान लो कि डायरी सर्कुलर है। तो ये मेरा आइडियल है और ये जा रहा है पोजीशन वेक्टर। ये आइडियल और ये जो पोजीशन वेक्टर है 90 डिग्री पर कि नहीं, तो 90 डिग्री होगा ना। आप ये समझो कि ये कॉइल जो है सर्कुलर है। सर्कुलर तो मैंने आइडियल ऊपर ही तो लिया है, आइडियल कहाँ पर होगा? सर्कमफ्रेंस पर होगा। बल्कि आइडियल एक तरीके से क्या होगी? टेंजेंट होगी। सर्कमफ्रेंस पे छोटी से क्या होगी? टेंजेंट होगी। और वहां से जो ये वेक्टर जा रहा है बाहर से, इस टेंजेंट से बाहर की तरफ जो जा रहा है, तो ये वाला आइडियल और ये जो पोजीशन वेक्टर वाला जो वेक्टर है वो आपस में कितने डिग्री पाएंगे? पक्का। तो 90 लिख दिया जाए यहाँ पर। यहाँ पर जब 90 लिखोगे साइन 90 खत्म हो जाएगा, वहां पर 1 आ जाएगा। आर स्क्वायर dB is equal to mu naught by 4 pi I dl by r square। ये इक्वेशन हो, ठीक है। अब जो dB है, बिकॉज ऑफ द आइडियल एलिमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो यहां पर अगर आप देखो तो dB की डायरेक्शन आइडियल के साथ क्या होगी, और dB की डायरेक्शन r के साथ भी क्या होगी? क्योंकि अगर C बराबर है A क्रॉस B,
तो ये पक्का हो जाता है कि वेक्टर सी ए से भी 90 बनाएगा और वेक्टर सी बी से भी 90 बनाएगा। तो जो ये डीबी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन होगी दोनों के साथ 90। देखो मैं दिखा रहा हूं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड है कहां पर? यहां पर। तो जो डीबी वेक्टर होगा वो होगा तो यहीं पर ना, और मुझे इसको यहाँ पर बनाना है, इस तरीके से बनाना है कि ये भी फीलिंग आए कि देखो डीबी वेक्टर आर के साथ भी 90 बना रहा है और आइडियल के साथ भी क्या बना रहा है 90। मैं कोशिश करता हूँ ध्यान देना है। ये डीबी वेक्टर है, वेक्टर में ये डीबी है, वैल्यू में ये सिंपली डीबी है, और ये यहां से 90 बना रहा है, आर के साथ 90 बना रहा है। तो अगर ये आर के साथ 90 बना रहा है और आर आइडियल के साथ 90 बना रहा है, तो अगर ये डीबी वेक्टर को शिफ्ट कर दो, आर के साथ 90, आर के साथ 90, आर के साथ 90, आर के साथ 90, तो देखो ऑटोमेटिकली आइडियल के साथ 90 हो जाएगा। आप ऐसा समझो, ये वाला जो मार्कर है वो आइडियल है, ये आइडियल है, और जो ये वाला मार्कर है वो क्या है? पोजीशन वेक्टर आर है। जो हरा जिसमें ये ग्रीन वाला कैप है वो क्या है? एक्चुअली जो डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, मैंने कॉइल ऐसे बनाई है ना, जो कॉइल मैंने बनाई वो ऐसे बनाई है। आइडियल ये है ना अंदर की तरफ, सीडी में वो कैसा अंदर की तरफ, तो समझना आइडियल है अंदर की तरफ, ये रहा, और पोजीशन वेक्टर ये है, दोनों आपस में कैसे 90। और ये श्योर किया हमने कि जो डीबी वेक्टर है वो आर के साथ 90 बनाए, ये डीबी वेक्टर है आर के साथ 90, शिफ्ट एंड शिफ्ट एंड शिफ्ट एंड शिफ्ट, डीएल के साथ ऑटोमेटिकली 90 हो गया पक्का। ये रूल हमने फॉलो कर लिया कि डीबी वेक्टर दोनों के साथ क्या बना रहा है 90। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि हम डीबी वेक्टर को यहाँ पहुंचा भी ना पाएंगे कि एक्चुअली मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन सा है ये, तो डीबी वेक्टर होगा तो यहीं पर ना, तो कोई बात नहीं होने दो यहाँ पर, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग इस डीबी वेक्टर को आर वेक्टर के साथ, जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर, और आइडियल के साथ 90 बनाना चाहिए, वो मैंने वैलिड करा दिया। पक्का क्लियर है ये बात? आगे चलते हैं। अब जब ये हमने काम कर लिया, थोड़ा सा ज्योमेट्री पर्पस है, स्पेस भी चाहिए होगा, ये काम ये कुछ रेफरेंस लाइन हमने और बनाई है। ये वाला एंगल अगर अल्फा है, बताओ डीबी का जो कंपोनेंट इस तरफ आके गिरेगा क्या होगा? डीबी कॉस अल्फा, ठीक है, और जो कंपोनेंट इधर आएगा वो क्या होगा? डीबी साइन अल्फा, ठीक है, डीबी कॉस अल्फा और डीबी साइन अल्फा समझ में आए? ठीक। अब हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि अगर मेरे पास में कोई वेक्टर है और उसके कंपोनेंट्स भी हैं, तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर डीबी यू विल बी डीबी साइन अल्फा आई कैप प्लस डीबी कॉस अल्फा जे कैप। ओके, तो ये आपको पता ना कि कोई भी वेक्टर, चलो मान लेते हैं वेक्टर ए है, तो ऐसे लिखा जाता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई, अगर जेड वाला हुआ तो फिर के कैप। तो ये ए एक्स क्या होता है? एक्स कंपोनेंट साथ में आई कैप, और ये क्या होता है? वाई कंपोनेंट साथ में जे कैप। तो एक्स कंपोनेंट डीबी साइन अल्फा है और वाई कंपोनेंट डीबी कॉस अल्फा है। अब अल्फा को ध्यान से देखो और मुझे ये श्योर करो कि ये भी अल्फा हो, क्योंकि ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा, और ये पूरा 90 है ना, अरे पूरे 90 इसको करोगे माइनस, तो ये अल्फा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हटा दे रहे हैं क्योंकि डिस्कशन में फोकस थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बहुत आसानी से ये वाला एंगल अल्फा होगा, ये क्लियर है अपने।
अब यहां तक हम पहुंच चुके हैं। dB की वैल्यू ये है, साइन अल्फा कॉस अल्फा अगर जरूरत पड़ेगी तो यहां से निकल आएगा। एक बार फिर से कि जो कुछ भी आप कर रहे हो वो छोटे आईडीएल की वजह से कर रहे हो, पूरे कॉइल की वजह से बताइए क्या फील्ड होगी। जब हम पूरे कॉइल की वजह से फील्ड का पता करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, लेफ्ट में भी इंटीग्रेशन और राइट में भी इंटीग्रेशन। dB sin अल्फा आई कैप प्लस dB cos अल्फा j कैप, ये तो बन जाएगा B टोटल, और ये आएगा dB sin अल्फा आई कैप और प्लस का dB cos अल्फा j कैप। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ठीक है, अब हम पहले dB sin अल्फा का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो इक्वेशन नंबर 3 से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास है dB sin अल्फा इज इक्वल टू हो गया dB इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई r स्क्वायर, साइन अल्फा इज कैपिटल R बाई मॉड ऑफ R, कैपिटल R बाई मॉड ऑफ R। क्या किया है हमने, इक्वेशंस 2 को यूज किया है, यूजिंग इक्वेशंस 2, और क्या किया एंड साइन अल्फा बराबर है R अपॉन मॉड ऑफ R। ये आया dB sin अल्फा इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये कैपिटल R, ये मॉड ऑफ R का मतलब R है तो R क्यूब हो गया, साथ में ये भी है। इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट का कोई स्कोप नहीं है, आई कैप हमने छोड़ रखा ना, केवल इसको इंटीग्रेट कर देंगे आकर के सीधे। आई अभी मिसिंग है, अच्छा आई करंट वाला आई, ठीक, तो हटाइए वही जो कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कैपिटल R बाई R क्यूब कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी है। R क्यूब जरा देखो क्या है इक्वेशन 1 में, R स्क्वायर x स्क्वायर होल पावर 3/2, तो कैपिटल R तो कांस्टेंट है ना, और x माने पोजीशन जो तुमने कर ली, सेलेक्ट कर ली पोजीशन, वो फिक्स हो गई। x भी आपका ऑब्जर्वेशन सिचुएशंस में x क्या रहेगा, कांस्टेंट है, पूरा R भी कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। और फिर यहाँ पर आता है dB sin अल्फा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कैपिटल R, और ये इक्वेशन 1 यूज करने का टाइम आ गया, R स्क्वायर x स्क्वायर 3/2 एंड अगेन dn n इंटू 2 पाई R। ठीक है, तो फाइनली dB sin अल्फा आ गया। यहाँ पर फिर से बताना पड़ेगा कि हमने इक्वेशन 1 यूज कर ली, तो फाइनली dB sin अल्फा इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, और 2 देखो आप पाई R स्क्वायर देखो, आई और n अपॉन में R स्क्वायर x स्क्वायर होल पावर 3/2। देखो कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है, ऊपर हमारे पास i है, i आ गया, 2 है 2 आ गया, पाई है पाई आ गया, r और r 2 बार है आ गया, n आ गया, सब आ गया। ये आया dB sin अल्फा इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2, वेयर कैपिटल M बराबर है NIA।
बराबर है एन आई पाई आर स्क्वायर। और इस कैपिटल एम को कहा जाता है कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इस बारे में हम लोग फिर कभी बात कर लेंगे कि इस टर्म को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों कहते हैं। तो कैपिटल एम बराबर होता है एन आई ए। एन माने नंबर ऑफ टर्न्स, आई माने करंट और ए माने एरिया। तो कॉइल में एक फेरे का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका जो है रिजल्ट आ चुका है और ये रहा इक्वेशन नंबर 4। अब बारी है dv cos अल्फा की। फ्रॉम इक्वेशन 3 dv cos अल्फा बराबर आता है 0 आफ्टर सॉल्विंग। आप चाहें तो रिस्क लें और सॉल्व करके देखें। ये तो एग्जाम में आप जो है एक जो मेन है उसको सॉल्व कर लें और जो सॉल्व करके 0 आता है वो तो याद रहेगा कि यहाँ 0 आता है। तो जो ये जे कैप के साथ वाला dv cos अल्फा सॉल्व करने में क्या आता है, 0। अब हमने अपना काम कर लिया और इक्वेशन नंबर 3 को लेकर के यहाँ पर dv sin अल्फा की वैल्यू रखेंगे, dv cos अल्फा की वैल्यू रखेंगे और रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। नोट करिए पहले, ये इक्वेशन नंबर आ गया 5। तो इंटीग्रेशन dv sin अल्फा बहुत हार्ड वर्क करने के बाद आ चुका है। dv cos अल्फा सिमेट्री कॉन्सेप्ट की वजह से 0 आता है। जब ये रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बता भी दूंगा कि सिमेट्री कॉन्सेप्ट क्या होता है और dv cos अल्फा 0 क्यों आएगा। अब बारी है जो इक्वेशन नंबर आपका 4 है और जो 5 है उनको यूज कर दिया जाए इक्वेशन नंबर 3 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 नंबर इक्वेशन है टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dv sin अल्फा आई कैप प्लस dv cos अल्फा j कैप। ये वाला जो टर्म है वो सॉल्व करके आया है μ0/4 पाई 2 कैपिटल M अपॉन में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2 और जो ये वाला टर्म आया है वो 0 आएगा। यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 क्या मिला बी टोटल एट द एक्सेस ऑफ द कॉइल, μ0/4 पाई 2 कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2 साथ में आई कैप विद कैपिटल M बराबर NIA। NIA मीन्स एरिया पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आई कैप यहाँ से हटा दें तो क्या बन जाएगा? आई कैप लगा दिए क्या वेक्टर, हटा दें तो क्या बन जाएगा, वैल्यू। तो वैल्यू के फॉर्म में बी टोटल आ चुका है μ0/4 पाई। और आई कैप जो दिख रहा है आपको उससे ये पता चल रहा है कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है एक्सिस ऑफ द कॉइल में उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। आई कैप कैसा है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गई। सेंटर पर जो फील्ड है वो निकाली और एक्सिस ऑफ द कॉइल पे जो निकल के आएगी वो निकाली। अब आप इसको पूरा नोट कर लें, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि dv cos अल्फा 0 क्यों आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री की वजह से dv cos अल्फा को सॉल्व करेंगे तो भी 0 आएगा और बिना सॉल्व किए हुए भी समझा जा सकता है ये 0 ही आएगा। वो बताएंगे आप। तो dv cos अल्फा को इंटीग्रेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसको एक सिंपल वे में भी समझा जा सकता है कि
dv cos अल्फा को काउंट करने से कोई फायदा नहीं है। कैसे जरा सुनो, सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। जैसे आपने एक छोटा सा एलिमेंट आइडियल ऊपर लिया, इसके ठीक नीचे इसी का एक एंटी एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? ये आइडियल चक्कर लगा करके इधर पहुंचेगा, ये आइडियल एंटी हो जाएगा। समझना बात को, यानी कि सेंटर से ऊपर जो है, सेंटर के नीचे भी वही सब कुछ है, लेकिन ऊपर वाले का जस्ट कैसा होगा? एंटी। अब जो ये नीचे वाला जो ये आइडियल आया, इस जगह को आपने चुना तो वही पोजीशन वेक्टर। ओरिजिनल जो 3D डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग तो ये भी 90 होगा ना, और इस वाले आइडियल से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो dv होगा, क्योंकि सारे फीचर सेम है ना। ऊपर वाला आइडियल तो नीचे भी आइडियल, जितनी लेंथ पोजीशन वेक्टर की ऊपर होगी उतनी ही लेंथ नीचे भी होगी, सारे फीचर सेम है। तो इस आइडियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तुमने क्या लिया? dv। इससे भी क्या होगा? dv। और डायरेक्शन वाली बात जब रखोगे मेंटेन, तो ये वाला dv r के साथ 90 बना रहा है, ये नीचे वाला dv भी r के साथ क्या बनाएगा? 90। और जब तुम इस dv के कंपोनेंट करोगे तो इधर कितना आएगा? dv cos अल्फा। इधर क्या आएगा? dv sin अल्फा। ये वाला dv cos अल्फा इस वाले dv cos अल्फा को आ जाएगा। तो इन दोनों की सिमेट्री से वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर एक आइडियल लेते हो, इसका एंटी भी नीचे होगा, ऐसे जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। और जो ये वाले कंपोनेंट है अलोंग द एक्सिस वाले, ये सब क्या होंगे? जुड़ेंगे। और इसी जुड़ने को तो इंटीग्रेशन कहते हैं ना। या तो आप सभी कंपोनेंट्स निकाल करके सबको जोड़ दो, या फिर एक को निकाल करके क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। और dv cos अल्फा इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि वो सारे के सारे कंपोनेंट दूसरे को क्या करेंगे? खत्म। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द सिमेट्री। क्योंकि सेंटर से ऊपर जो रिजल्ट्स होंगे, सेंटर के नीचे भी वही रिजल्ट्स होंगे, बट डायरेक्शन में कैसे होंगे? अपोजिट। ठीक है। तो एक्सिस ऑफ द कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया और सेंटर ऑफ द कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। क्या दोनों में एक रिलेशनशिप दे सकते हैं? एक्सिस ऑफ द कॉइल पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और सेंटर ऑफ द कॉइल पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों में रिलेशनशिप b एक्सिस अपॉन b सेंटर। बात हो रही है कॉइल की, भूलना नहीं। ऊपर है μ0/4π, 2 कैपिटल है r² होल पावर 3/2, नीचे है μ0/4π I रेडियस, साथ में n और ये 2। सॉल्व करते हैं, बहुत ही रिजल्ट आसान सा दिखने वाला है। B A फॉर एक्सिस, C फॉर सेंटर, ये 2m आ जाएगा, साथ में एक r आ जाएगा और नीचे आ जाएगा r² + x² होल पावर 3/2 और n होगा और 2π होगा। सेंटर C फॉर सेंटर। अब कैपिटल M का जो मीनिंग है ओपन करते हैं, NIA, A माने πr², r² + x² होल पावर 3/2 n और 2। अच्छा, एक i और नीचे आएगा यहाँ, तो ये i इससे खत्म, ये 2 इससे खत्म, ये पाई इससे खत्म, n इससे खत्म। जो इससे कैंसिल हो रहे हैं उनके ऊपर डॉट्स लगाए गए हैं। ऊपर क्या रह गया? r³ और नीचे क्या रह गया? r² x² 3/2। अगर आप अपॉन में r² कॉमन लें, साथ में तो 3/2 भी तो लगेगा, अंदर क्या रह जाएगा? 1 +
क्लियर है ये बात? ये दोनों फिर कैंसिल हो जाएंगे। नीचे कुछ कॉमन है तो नहीं, लेकिन फिर भी हमने आर स्क्वायर कॉमन उठाया। ऊपर 3/2 पावर थी तो पावर भी लग जाएगी। जहाँ ये था वहाँ को 1 रह जाएगा, जहाँ नहीं था वहाँ अपॉन में आ जाएगा। और फिर फर्दर जब सॉल्व करोगे तो पावर पावर कैंसिल, नीचे भी 3 पावर और ऊपर भी 3 पावर, दोनों लोग क्या हो गए? कैंसिल हो जाएंगे। तो रिजल्ट आ गया बी एक्सेस अपॉन बी सेंटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल पावर 3। तो सीधे सीधे जो न्यूमेरिकल होंगे उनके लिए बड़े काम का रिजल्ट है। इसको थोड़ा सा और कंफर्टेबल बना लो अपने लिए। बी सेंटर अपॉन बी एक्सेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 3/2। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस की सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला है, 4 टेस्ला है। बताओ सेंटर से 4 मीटर की डिस्टेंस पे कितनी होगी? तो सेंटर पर पता है, एक्सेस पे निकल आएगी, एक्सेस तो पता है तो सेंटर पर भी निकल आएगी। ठीक है, एक तो रिजल्ट ये हो गया। दूसरा जो रिजल्ट है जरा इसको देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास में वायर है, आई करंट है, करंट आई। हमने इसको मोड़ करके लूप बना दिया। तो लूप बनाया तो करंट आई है इसमें। फिर लूप बनाने के बाद में क्या होगा कि हमने इसके दो अनसिमेट्रिकली टर्मिनल्स लिए। गड़बड़ कर दिया मैंने, क्वेश्चन तो इस तरीके से है। असाइनमेंट में लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर है 8। 3 circular concentric wires of radii A, 2A and 3A. 3 concentric circular concentric wires of radii A, 2A and 3A are carrying current 3I, 2I and I in the same manner. Same manner का मतलब हो गया same direction. The magnetic field at the common center is and the 4 options are given. कितने सर्कुलर वायर्स हैं? 3। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। और इन सर्कुलर वायर्स का जो रेडियस है ए है, सबसे छोटे वाले की रेडियस ए है, उसके बाद वाले की रेडियस 2a है और फिर लास्ट वाले की रेडियस 3a है। और जो करंट है वो 3I, 2I, I है, यानी कि इसमें 3I है। सेम मैनर में हमने कुछ सोच लिया, क्लॉकवाइज मैंने सोच लिया है, तो इसमें 3I है, इसमें क्लॉकवाइज में 2I है और इसमें I है। करंट हो गया। तो सेंटर पर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसको हम वायर नंबर 1 कह रहे हैं, इसको 2 कह रहे हैं, इसको 3 कह रहे हैं। और वायर नंबर 1 ने यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड दी है वो V1 है, वायर नंबर 2 ने जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दी है वो V2 है, और वायर नंबर 3 ने जो मैग्नेटिक फील्ड दी है वो V3। बाकी सबको भूल जाओ, केवल 1 को सोचो। V1 बराबर क्या होगा? μ0/4 पाई I बाई रेडियस, तो I कितना है? 3I, रेडियस a, साथ में n हो जाएगा 1 और ये 2। फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, μ0/4 पाई I बाई रेडियस n और ये 2, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी V1 की? अंदर की ओर। सेम मैनर का मतलब है, अगर आपने पहले वाले में क्लॉकवाइज तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज, तीसरे में भी क्लॉकवाइज, या अगर आपने पहले वाले में एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज और तीसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो है डायरेक्शन V1 वाली अंदर की ओर होगी। अब चलते हैं दूसरे वाले वायर के लिए, V2।
म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई मीन्स करंट 2i, रेडियस है 2a, और इसमें भी 2 पाई आएगा, n1 हो जाएगा। ये भी कैसे होगी, अंदर की तरफ। अब चलते हैं B3 के पास। म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट है I, रेडियस है 3a, और यहाँ पर भी 2 पाई और ये भी अंदर की तरफ। ऑल द फील्ड्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो टोटल बराबर हो जाएगा सबका समेशन B1 प्लस B2 प्लस B3। B1 और B2 और B3 में म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन दिख रहा है, I बाई a कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे कितना रह जाएगा, 6 पाई, नहीं बाद में कैंसिल कर लेंगे। अभी हमने तीनों को प्लस किया, म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन दिख रहा है, I बाई a सभी में भी कॉमन दिख रहा है। देखो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 6 पाई, और यहाँ क्या रह जाएगा, 4 पाई बाई 2 पाई रह जाएगा। और तीसरे ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 2 पाई बाई 3। ये आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट I 4 पाई a, और ये हो जाएगा 8 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, 8 3 जा 24 और 2 26 पाई बाई 3। कैंसिल कर दीजिए जो कैंसिल होने वाले लोग हैं, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, 13 जा। नाउ चेक द ऑप्शन, 13 म्यू नॉट I अपॉन में 6a, कोई ऑप्शन है क्या? यस सर। कौन सा? A। ऑप्शन फर्स्ट सही, ठीक है। अभी अब इसी में है, इसी लेवल 2 में 8 के बाद तुम्हारा कौन सा था, 9 नंबर। तो पहले 9th नंबर जरा देख लीजिए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9, ऑल अबाउट द क्वाइल। जितना काम हम करा चुके हैं और बाकी जो पेंडिंग है वो आज हो जाएगा। तो जैसे ही आपको क्वाइल का कोई क्वेश्चन दिखता है तो तुरंत आप उसको हिट करिए। अब लेकिन अलर्ट रहिएगा, हम लोग क्वाइल से क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्वेश्चन दिखता है जिसमें क्वाइल पर टॉर्क लगा है, वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, समझ जाओ। ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द क्वाइल। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में एक फिगर है और उस फिगर में क्या क्या मेंशन किया गया है। एक छोटा सर्कल बना है, फिर एक बड़ा सर्कल बना है। छोटे वाले का रेडियस है 2 सेंटीमीटर और बड़े वाले का रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जरा ध्यान देना। The figure shows a coil of radius 2 सेंटीमीटर, दिख रहा है 2 सेंटीमीटर, with a coil concentric 2 सेंटीमीटर, concentric with a coil of radius 7 सेंटीमीटर, 100 टर्न। यानी कि क्वेश्चन ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो ये बड़ी वाली कॉइल है इसमें कितने टर्न, 100 टर्न। The figure shows a coil of radius 2 centimeter, concentric with a coil of radius 7 centimeter, 100 turns, with a current of 5 ampere in the large coil। और इस वाले coil में जो करंट है वो 5 एम्पियर की है, ये भी बता दिया। The current needed in the given, the current needed in the smaller coil to give the total magnetic field at the center equal to 2 मिली टेस्ला। इसमें करंट पूछी गई है, इसमें करंट पूछी गई है और इसके लिए जो सेंटर पर जो फील्ड है वो 2 मिली टेस्ला है। टोटल फील्ड 2 मिली टेस्ला, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर है वो 2 मिली टेस्ला है। एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ करके जरा देखते हैं कि डायरेक्शंस ऑफ करंट के बारे में इन्होंने कुछ बोला है क्या। फिगर ये भी देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट दिया गया है क्या।
कुछ लग तो रहा है कि डायरेक्शन दिया गया डायग्राम में? कैसा है वो दिख रहा है? बड़ी कॉइल में जो करंट है वो कैसी है? चलो सॉल्व करते हैं। चलो मान लेते हैं कि इसमें जो करंट होगी वो I एम्पियर होगी, और ये भी सोच लिया कि दोनों में करंट जो है सेम मैनर में, मतलब दोनों में क्लॉकवाइज है या फिर दोनों में क्या एंटी क्लॉकवाइज है। और फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि एक में क्लॉकवाइज है दूसरे में कैसे एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले अपने सेम मैनर करंट सोचो, सेम मैनर करंट। तो आप जानते हो कि सेम मैनर करंट में इसकी फील्ड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो बी टोटल में आ जाएगा बी बिग और प्लस का बी स्मॉल। बी टोटल है 2 × 10⁻³ मिली टेस्ला है ना, और बी बिग में होगा μ0/4π I बाई रेडियस। I यहाँ पर है 5 और रेडियस हो जाएगा 7 × 10⁻² सेंटीमीटर है ना। n माने 100 और 2π प्लस बी स्मॉल में आएगा μ0/4π I बाई रेडियस, छोटे वाले की रेडियस है 2 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ टर्न छोटे वाले में दिए नहीं तो क्या ले ले 1, और ये 2π। ये सेम मैनर का केस है, यहाँ से I निकल आए। कितना आएगा देखते हैं। 2 × 10⁻³ μ0/4π कॉमन है, और क्या कॉमन है, 10⁻² कॉमन है, और क्या कॉमन है, 2π कॉमन है। देखो क्या बचेगा, पहले ब्रैकेट μ0/4π दोनों में है, 10⁻² दोनों में है, 2π भी दोनों में है। तो यहाँ तो रह जाएगा 500/7 और यहाँ प्लस, यहाँ रह जाएगा I/2। कोई टर्म छूटा नहीं चाहिए, ये ध्यान देना भैया। सही है अभी तक? 2 10⁻³ ये रहा, 10⁻7 ये है, 2π। अच्छा पाई ने पाई का काम तमाम कर दिया, लेकिन पाई और पाई काटोगे तो इसको लिख नहीं पाओगे। और ये तो इंगेज हो गया पूरा 10⁻7। ऊपर रह गया 2π और नीचे है 10⁻², और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज। ये 5 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 10⁻³ इज इक्वल टू में रह जाएगा पाई, और ये -5 और ये रह जाएगा -5, और ये 500/7 प्लस का I/2। इसको इस तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा 100, और पाई को एंगेज करोगे तो 22/7, 7/22 पाई अपॉन में जाएगा 22/7 माइनस का 500/7 इज इक्वल टू I/2। सॉल्व करके आंसर मिला दो, सॉल्व करो और आंसर मिला। डिवाइडेड बाई 22, ये आ रहा है 31.8 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 7, 71.4। नेगेटिव में करंट आती है तो कोई बात नहीं, जो डायरेक्शन है ना वो उल्टी हो रही है, और क्या ये मतलब है इसका। हमने ये सोचा है कि ये दोनों करंट कैसी है, सेम मैनर में। तो अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज समझा लेकिन I किसमें आ रहा है, नेगेटिव में, तो इट मींस वो कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमने ये सोच के चले थे कि दोनों करंट कैसे हैं, सेम मैनर में।
लेकिन कैलकुलेट करते समय नेगेटिव आ गया, मतलब सेम मैनर में नहीं है। तो सेम मैनर में नहीं है वो वाला केस अब हमें करना नहीं पड़ेगा, पहले ही पता चल गया सॉल्यूशन करते समय सेम मैनर में नहीं है। तो 71/4 और माइनस का 31.8 और इनको में 2 79.2 करीब करीब 80 आ रहा है। आई की वैल्यू आ रही है माइनस का 80 एम्पियर। ऑप्शन चेक करो भाई, इसके आसपास तो कोई ऑप्शन है क्या? है? सेकेंड है लेकिन वो 80 नहीं है, कुछ पावर की गड़बड़ी हुई है क्या? देख लो, पावर की गड़बड़ी हुई है तो देखना, चेक करना, रिजल्ट आपका ही है। तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा ना, वो तो ऑलरेडी सेट हो गया ना। आप केवल पावर को चेक करो, बाकी मत देखो कि कुछ पावर में गड़बड़ी ना हो। ये देखो, ये -5 रह जाएगा, ये -5 रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -2 आ जाएगा। एम्पियर में करीब करीब हमारा आंसर सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, प्रोसेस पे ध्यान दो। लेकिन हमारा आ रहा है पॉइंट कितना, नहीं मेरा 80 एम्पियर आ रहा है, लेकिन यहाँ 0.80 है। पावर एक और चेक कर लेना, कुछ पावर में गड़बड़ी ना हो। 100 टन, यहाँ पे कैलकुलेशन चेक कर लेना। और ये क्वेश्चन अभी ओपन हो गया। पहले जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो कंफ्यूजन का इस बात का कि दोनों में करंट की डायरेक्शन कैसे है, तो हम सेम लेके चले। लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठे तो आई किसमें आ गया, नेगेटिव। तो उसने खुद ही ये मैसेज दे दिया कि जो दोनों की करंट है वो डायरेक्शन में सेम नहीं है। और अच्छी बात है, केवल एक पावर का जो प्रोसेस हो रहा है वो चेक कर लेना, फिर आंसर अगर गलत है, उनका गलत है तो सही कर लेना, इधर कुछ गलत है तो सही कर लेना। और बताइए कौन सा लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 6। स्ट्रेट वायर तो नहीं है थे उसमें, नहीं है, ठीक, क्योंकि स्ट्रेट अभी पढ़ा नहीं है ना हम लोगों ने। तो लेवल 2 का 6 नंबर क्वेश्चन। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्टेन पॉइंट पर 0.70 गॉस है। द फील्ड इज टू बी एनवर्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड at the center of a circular conducting loop 5 centimeter in radius. The required current is about, तो मतलब ये जो अर्थ की जो फील्ड है 0.70 गॉस, इसको एनवर्ड कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया किसकी फील्ड से, सर्कुलर कंडक्टिंग लूप की फील्ड से। और वो जो सर्कुलर कंडक्टिंग लूप की जो फील्ड है वो रेडियस सेंटर पर है, तो कितनी करंट रही होगी, कर लो इसको। इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपकी जो सोच होगी वो ये कि सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, बी सेंटर μ0/4 पाई आई बाई रेडियस, साथ में 2 पाई ये आएगी। और अर्थ की जो फील्ड है वो कितनी दे रखी है, 0.70 गॉस। बोलो, लेकिन रिजल्ट किसमें चाहिए, एसआई में। गॉस को टेस्ला बना लो, 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। इस गॉस को जब आप टेस्ला बनाओगे कितना बनेगा, 0.70 इंटू 10⁻³ -4 टेस्ला। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि यार इज इक्वल टू 7 10⁻⁻5 टेस्ला। अब क्वेश्चन में इस वाली फील्ड ने इस वाली फील्ड को एनवर्ड कर दिया, मतलब कैंसिल आउट कर दिया। बराबर कर दो बी सेंटर बराबर बी आर, ये μ0/4 पाई आई फॉर करंट यही तो चाहिए। रेडियस जरा बताना कितनी, 5 सेंटीमीटर
5 इंटू 10⁻², साथ में ये 2 पाई, और ये है 7 इंटू 10⁻⁵। यहाँ पर आप लिख सकते हो 10⁻⁷, नीचे है 10⁻², और साथ में है I 2 पाई, और ये 5 को उस तरफ भेज देते हैं 35 10⁻⁵। तो वो ये लोग मिलकर के 10⁻⁵ फ्री करेंगे, और वो 10⁻⁵ इससे कैंसिल हो जाएगा। तो I की वैल्यू आ जाएगी 222/7, और ये 35, I इज इक्वल टू 35 इंटू 7/220। इसको सॉल्व करके आंसर मिला होगा 35 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 44, 5.56, 5.56। इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन। आंसर भी आप चेक करते हैं, इसका सेकेंड ऑप्शन। और कौन सा क्वेश्चन? अच्छी बात है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी आपने पूछी हैं वो ऑल अबाउट द वायर लूप के वही सारे पढ़ने हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़े हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक वायर है, ये वायर है, हमने इसको फोल्ड किया और एक सर्कुलर लूप बना दिया, सर्कुलर लूप बना दिया, और अनसिमेट्रिकली इस लूप को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। नाउ लूप कनेक्टेड unsymmetrically with the battery। अब आपके पास बैटरी तो ये ऑन ऑफ, और लूप को इस बैटरी के साथ जोड़ना पड़ेगा। भाई लूप को आप उठाओगे और जोड़ोगे तो कुछ सिचुएशन इस तरीके की रहेगी। अनसिमेट्रिकली का मतलब ये है कि जब बैटरी के साथ ये लूप जुड़ जाएगा तो जो मेन टर्मिनल्स है, ये मेन टर्मिनल्स है, इन मेन टर्मिनल्स के करस्पॉन्डिंग लूप का एक हिस्सा छोटा होगा और एक बड़ा होगा। ये हो गया अनसिमेट्रिकली। और अगर सिमेट्रिकली में जोड़ते हैं तो फिर आधा हिस्सा ऊपर होगा और आधा हिस्सा क्या होगा, नीचे होगा। नाउ लूप कनेक्टेड अनसिमेट्रिकली विद बैटरी। फाइंड ratio of magnetic field at center due to a small and big arc length of wire। अब जैसे आप बैटरी से कनेक्ट करोगे और ऑन करोगे तो ये करंट आएगी, और आप चाहें या ना चाहें करंट का कुछ हिस्सा इस छोटे आर्क में जाएगा और कुछ हिस्सा बड़े आर्क में जाएगा। तो बड़े वाले आर्क के पास करंट है, और जहाँ करंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। छोटे वाले आर्क के पास भी करंट है, तो जहाँ करंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तो छोटा वाला आर्क सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देगा और बड़ा वाला आर्क भी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देगा। दोनों का रेशियो चाहिए। जब हम दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आता है, 1:2। अगर ये पूछा जा रहा है कितना होगा तो ओके निकालना पड़ेगा। और अगर ये केवल आपका जो है एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क प्रॉब्लम, तो सीधे आप रिजल्ट पर आ जाएंगे। ये हमारे पास में वायर का बना हुआ लूप है। मेन टर्मिनल के कुछ नाम दे देते हैं। चलो इस टर्मिनल का नाम एक्स वाई है। तो ये मेन टर्मिनल हो गया एक्स, और ये हो गया मेन टर्मिनल। तो ये छोटा वाला हिस्सा है, सपोज कर लिया इसमें I1 करंट है, और जो बड़ा वाला हिस्सा है उसमें I2 करंट है, और जो ये छोटा वाला हिस्सा है
वो सेंटर पर थीटा बनाता है, और जो बड़ा वाला हिस्सा है वो सेंटर पे 2 पाई माइनस थीटा बनाता है। छोटा वाला हिस्सा है वो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड V1 देता है, और जो बड़ा वाला हिस्सा है वो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड V2 देता है। तो V1 और V2 जगह देख लीजिए डायरेक्शन में कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। अगर आप चलेंगे V1 तो बाहर की तरफ होगा, लेकिन जो V2 है वो कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा। आपका जो राइट हैंड है, जब वायर कर्व शेप होता है, आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट के साथ चलाते हैं। बड़े वाले हिस्से के लिए चल रहे हैं, बड़े वाले हिस्से में फिंगर करंट के साथ, अंगूठा अंदर की तरफ। और जो B2 वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा। और छोटे वाले हिस्से में जब आप चलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, बाहर होगा। तो V1 और V2 का रेशियो चाहिए। क्वेश्चन क्लियर करने के बाद आपने ये कहा कि जो छोटा वाला आर्क लेंथ है, ये छोटा वाला आर्क लेंथ है, वो सेंटर पर V1 फील्ड देता है, और जो बड़ा वाला आर्क लेंथ है, ये बड़ा वाला आर्क लेंथ है, वो सेंटर पर V2 फील्ड देता है। और किसी भी लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला था वो ये था, μ0/4 पाई I बाई रेडियस, साथ में n, और आखिरी वाले ब्रैकेट में होता था एंगल फॉर्म बाय लूप एट सेंटर। इस वाले फार्मूले को हमने लगा दिया है यहाँ पर। ये स्मॉल वाला जो आर्क है, स्मॉल वाला आर्क लूप नहीं बन पाया है, लेकिन सेक्टर μ0/4 पाई I1, क्योंकि उसके पास करंट I1 है, और बाई रेडियस और सेंटर पे थीटा बना है। और यही फार्मूला हमने लगाया यहाँ पर बड़े वाले आर्क के लिए, और उसने सेंटर पर बनाया 2 पाई माइनस थीटा। दोनों का रेशियो ले लें, V1/V2, μ0/4 पाई μ0/4 पाई कैंसिल, I1/I2 थीटा अपॉन 2 पाई माइनस थीटा। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो छोटा वाला आर्क है जिसके पास I1 करंट है, और ये जो बड़ा वाला आर्क है जिसके पास I2 करंट है, ये टर्मिनल है हमारे पास X और Y, और ये सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है। तो मान लिया कि छोटे वाले आर्क का, यानी ये छोटा वाला आर्क, इसका रेजिस्टेंस R1 ओम है, और जो बड़ा वाला आर्क है इसका रेजिस्टेंस R2 ओम है। और ये छोटा वाला आर्क और बड़ा वाला आर्क आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। और पैरेलल में जो करंट का बंटवारा होता है वो रेजिस्टेंस के कैसा होता है, इनवर्स रेशियो है। I V बराबर होता है IR, I बराबर हो गया V/R। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम रहता है, V कांस्टेंट रहता है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब V कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा तो I प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/R। यहाँ से I1/I2 बराबर क्या हो जाएगा, R2/R। अब रेजिस्टेंस है R1 और R2, तो देखो और आगे मूव करते हैं। रेजिस्टेंस R1 ρL/A, L मीन्स लेंथ, तो ये छोटे वाले की लेंथ कितनी होगी, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आप छोटे वाले के लिए चलिए, छोटे वाले ने सेंटर में क्या बना रखा है, थीटा। आर्क लेंथ हो जाएगी छोटे वाले की, या रेडियस R, आर्क लेंथ हो जाएगी छोटे वाले की R थीटा। बड़े वाले की सिमिलरली क्या हो जाएगी, R 2 पाई माइनस थीटा। R1 बराबर रो, L मींस लेंथ, तो लेंथ कितनी है, R थीटा, अपॉन में A फॉर एरिया। रेजिस्टेंस बराबर है रो L/A। A यहाँ पर थिकनेस है, मोटाई है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो जिस वायर को मोड़ करके आपने लूप बनाया है, जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा, सेम। R2 के लिए लिखते हुए रो, L मीन्स R 2 पाई माइनस थीटा, अपॉन में A फॉर रेडियस।
यहाँ से फाइनली I1 बाई I2 कितना है 2 पाई माइनस थीटा बाई थीटा, ये यहाँ रख दीजिए। B1 बाई B2 I1 बाई I2 की जगह पे है 2 पाई माइनस थीटा अपॉन थीटा, और ये है थीटा अपॉन 2 पाई माइनस थीटा। तो देखो B1 बाई B2 कितना है 1:1, यानी B1 बराबर, डजंट मैटर कि छोटा आर्क है या बड़ा आर्क है, दोनों लोग सेंटर पर फील्ड कैसे जाते हैं सेम, और दोनों की दोनों फील्ड वैल्यू में सेम है, डायरेक्शन में कैसे अपोजिट है, तो जो नेट फील्ड होगा वो क्या होगा 0 होगा। बोलो भाई, एक ही वायर को मोड़ करके लूप बनाया गया और फिर उनको अनसिमेट्रिकली जोड़ा गया। जब रिजल्ट हम देखते हैं थीटा वगैरह कट जाते हैं, यानी कि इसको थीटा से मतलब ही नहीं है। अगर B1 बाई B2 में थीटा आ जाता तो सिमेट्रिकल के केस में थीटा अलग होगा, अनसिमेट्रिकल में क्या होगा अलग होगा, लेकिन यहाँ पे B1 बाई B2 1:1 आ गया। इसका मतलब है फर्दर आप इस लूप को चाहे सिमेट्रिकली करेक्ट करो या फिर अनसिमेट्रिकली, हमेशा B1 बाई B2 कितना होगा 1:1। ठीक है, मूव करिए। याद रखो कि इस कॉन्सेप्ट में टोटल फील्ड 0 आ रही है और रेशियो 1:1 आ रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, एक ही वायर को मोड़ करके आपने लूप बनाया है और फिर उसको बैटरी के साथ जोड़ दिया है, चाहे सिमेट्रिकली जोड़िए या फिर अनसिमेट्रिकली। लेकिन जो क्वेश्चन इस समय हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 5 नंबर, जरा वो देखिए क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द अपर हाफ ऑफ ए रिजिड लूप इज ट्वाइस दैट ऑफ द लोअर, magnitude of the magnetic induction at the center is equal। क्वेश्चन में एक लूप बना हुआ दिख रहा है साइड में, लूप बना हुआ है क्वेश्चन में, ये देखिए ऐसे वायर का ये लूप बनाया हुआ है और जो टर्मिनल है वो अनसिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल है, ये और ये जाके बैटरी से जोड़े गए, आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा क्या नीचे, ये सिमेट्रिकल हो गया। करंट जो है वो I है, करंट I है, और ये भी मेंशन किया गया कि ऊपर वाले हिस्से का जो रेजिस्टेंस है वो नीचे वाले हिस्से से दुगना है। द रेजिस्टेंस ऑफ द अपर हाफ इज ट्वाइस दैट ऑफ द लोअर हाफ। अगर नीचे वाले इसका, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, तो जो नीचे वाला हिस्सा है, अगर मैं सोचता हूँ कि इसका रेजिस्टेंस R है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 2R है, 2R। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब देखिए सपोज कर लेते हैं कि ये जो I करंट है, यहाँ पर जो पार्ट गया वो I2 है और यहाँ जो पार्ट गया वो I1। अब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर लेते हैं कि जिस पार्ट में करंट I1 है उसने सेंटर पर B1 दिया है और जिसमें I2 है उसने B2 दिया है। तो पहले B1 और B2 का फार्मूला लिख लेते हैं। B1 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई रेडियस और साथ में एंगल फॉर्म बाई द रूट, तो आधा हिस्सा पाई बनाएगा। और जो सिचुएशन हमने देखी हुई है उस क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग जो करंट है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसी होगी, बाहर की तरफ। और B2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई रेडियस, I2 बाई रेडियस, करंट होगी ऊपर वाले हिस्से में I2 है, साथ में पाई, और ये हो जाएगी अंदर की तरफ फील्ड। अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें केवल I दिया गया है, ये I गिवन है बस, और कुछ नहीं दिया गया। तो ये जो I1 हमने सोचा है, I2 जो हमने सोचा है, और जो लूप का रेडियस हमने स्मॉल r सोचा है, इन सबको गायब होना चाहिए। तो I1 बाई I2 निकालते हैं भैया, पैरेलल का मामला है,
I1 बाई I2 बराबर क्या होगा, I2 बाई R1, I1 बाई I2। R1 इसका रेजिस्टेंस होगा, इसके रेजिस्टेंस को आप R1 कहोगे और इसके रेजिस्टेंस को आप R2 कहोगे। R1 मींस R, R2 मींस क्या, 2R। ये हो गया 2:1। टोटल करंट कितनी है, I, और उन करंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में रेशियो कितना, 2:1। I1 कितना हो जाएगा, I1 बराबर I1 का रेशियो पार्ट अपॉन में क्या, सम ऑफ रेशियो, इनटू में क्या, टोटल। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 का रेशियो पार्ट अपॉन में सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल। ये बात इसको कितने लोगों को नहीं समझ में है, जिनका टोटल पता है उन्हीं का रेशियो भी पता है। भाई I1 और I2 ये दोनों किसके बराबर है, I के ही तो बराबर है। तो जिनका आपको रेशियो पता है, यानी I1 I2 का रेशियो पता है, उन्हीं का टोटल भी पता है। तो इनका रेशियो पता है और इन दोनों का टोटल क्या है, I। तो ईच वैल्यू बराबर होता है, ईच वैल्यू बराबर होता है रेशियो पार्ट, नीचे होता है सम ऑफ रेशियो, इनटू में क्या होता है, टोटल। तो अब I1 बराबर, तो I1 का रेशियो पार्ट सामने क्या दिख रहा है, 2, तो यहाँ पे लिखा 2, और 2 और 1 का समेशन कितना आएगा, 3। इस तरीके से I1 भी आ गया और I2 भी आ गया, प्रोडक्ट कर दिया गया। अब तो क्लियर है ना। तो यहाँ से आ गया V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये स्मॉल r I1 की वैल्यू है 2I बाई 3, साथ में पाई, और B2 इज इक्वल टू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल r, और I2 की वैल्यू है I बाई 3 और साथ में पाई। ये वाली डॉट फील्ड और ये वाली कैसे, क्रॉस। अब आप देखें कि इस रेडियस का कुछ कर सकते हैं क्या क्वेश्चन में। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो ये लूप बना हुआ है क्वेश्चन में, उसकी रेडियस स्मॉल a दी गई है। बगल में जो साइड में डायग्राम बना हुआ है उसकी जो रेडियस है वो स्मॉल a दी गई है। यहाँ पे स्मॉल a और यहाँ पर भी स्मॉल a। अब देखो कौन बड़ा, V1 बड़ा है ना, और दोनों लोग डायरेक्शन में कैसे हैं, पूरे पर टोटल फील्ड हो जाएगा बड़ा वाला माने छोटा वाला। ये आ गया पाई से पाई, चलो बाद में बात देंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2 पाई I बाई 3a माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये आ जाएगा पाई I बाई 3a। तो कॉमन लीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन है, पाई I बाई a कॉमन है, अंदर क्या बचा, 2 बाई 3 और माइनस 1 बाई 5। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो टोटल का फील्ड आ गया म्यू नॉट I अपॉन 4 12। यहाँ से जो खाली होगा वो 1/3 खाली होगा और 1/3। फिर आंसर चेक कर लो, है कोई ऑप्शन ऐसा, सी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा ऊपर वाला हिस्सा अलग रेजिस्टेंस का है और नीचे वाला हिस्सा अलग रेजिस्टेंस का है। इससे ये पता चलता है कि एक ही वायर को साइमल्टेनियसली मोड़ करके नहीं बनाया गया है, ऊपर कुछ अलग तरीके का वायर, नीचे अलग तरीके का। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का लर्निंग कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो जाता है अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है इस पर। तो एक ये वायर है, वायर हमने इसको मोड़ करके लूप बना लिया और इसमें इस वायर में करंट आएगी। ठीक है ना, ये वो क्वेश्चन जो बार बार बनाते थे।
एक वायर है, इसमें करंट आई है, मैंने इसको मोड़ा, लूप बना लिया। आपने इस वायर को मोड़ा और कॉइल बना लिया। आपने कॉइल बना लिया। आपने जब कॉइल बनाया तो इसमें जो फेरों की संख्या थी, टोटल टर्न्स n थे। हमने लूप बनाया, आपने क्या बनाया, कॉइल बनाया। तो हमने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली। करंट मेरे पास भी आई होगी और आपके पास में भी आई नहीं होगी, क्योंकि इसी आई करंट वाले वायर को मोड़ करके हमने लूप बनाया है और आपने कॉइल बना, तो करंट तो दोनों में सेम होगी ना। हमने सेंटर पर फील्ड निकाला लूप के सेंटर पे, μ0/4 आई बाई रेडियस। हमने जो लूप बनाया उसकी रेडियस है कैपिटल R, साथ में 1 और 2 है। लूप के सेंटर पर फील्ड आ गई μ0/4 आई बाई रेडियस, साथ में 2। इक्वेशन आपने कॉइल के सेंटर पर फील्ड निकाली, आपने लगाया फार्मूला μ0/4 आई बाई रेडियस। आपकी जो कॉइल है उसकी रेडियस स्मॉल आ रहा है और आपने लिखा n और साथ में लिखा 2। ये इक्वेशन 2 आ गया। इन दोनों का हमने रेशियो लिया। कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर करने का तरीका होता है दोनों का रेशियो ले लो। कंपेयर का एक तरीका होता है दोनों का डिफरेंस ले लो। यहाँ पर हम रेशियो ले रहे हैं। बी लूप के सेंटर पर और बी कॉइल के सेंटर पर। सारे बड़े बच्चे देखे हुए, लूप का ये वाला μ0/4 कॉइल के μ0/4 से कट हो जाएगा, आई से कट हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा। ऊपर क्या रह जाएगा, 1/r, अपॉन में क्या रह जाएगा, n/r। ठीक है। जब आप अगर आप ये समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, ये तो अपना रफ कॉपी में इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड करके देख लेंगे। ये आ जाएगा r/nr, ये है। ठीक। अब जो वायर हम यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ मान लेते हैं l। अगर इस l लेंथ के वायर को मोड़ करके आपने लूप बनाया है, l बराबर क्या होगा, 2πr, r बराबर क्या होगा, l/2। और तुमने उसी लेंथ को मोड़ करके कॉइल बनाया है, तुम्हारे लिए l बराबर क्या होगा, n × 2πr। स्मॉल r बराबर क्या होगा, l/2n। ठीक है। तो जरा वैल्यू पुट अप कर दिया। तो B सेंटर ऑफ लूप, B सेंटर ऑफ कॉइल, स्मॉल r की जगह पर लिख सकते हैं l/2n पाई, और ये n पहले से ही है, और कैपिटल R की जगह पर लिख सकते हैं l/2। कैंसिल होने के बाद क्या बचा, 1/n। देख लो आया। तो फाइनली जो रिजल्ट है वो क्या आया, B एट सेंटर ऑफ लूप, B एट लूप सेंटर, और अपॉन में है B एट कॉइल सेंटर, बराबर आया 1/n²। तो रिजल्ट तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है वो भी इम्पोर्टेंट है। करंट कैरिंग वायर को फोल्ड करके लूप बनाया गया है, और उसी करंट कैरिंग वायर को किसी ने फोल्ड करके क्या बनाया, वायर। तब दोनों के सेंटर पर फील्ड का रेशियो जो है वो कैसा होगा, n², 1:n²।